Hello everybody, welcome to your favorite channel, The Bio World. Ladies and gentlemen, हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक कॉल एज अ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इस पर्टिकुलर चैप्टर में अब तक हम लोगों ने 13 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। आखिरी लेक्चर में हम लोगों ने रेप्लिकेशंस के बारे में बात किए थे, डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था और आखिरी लेक्चर्स में आखिरी वीडियो में दैट इज वीडियो नंबर 13 में हम लोगों ने मेसेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट जो कि वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, वो टॉपिक भी हमने कवर कर लिया था। आई होप वो सारे टॉपिक आपको समझ आ गए हैं और वहां तक वीडियो देखने के बाद ही आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे आए हुए हैं। दिस इज कॉल्ड वीडियो नंबर 14 और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो भी एक लेंथी प्रोसेस है, इसलिए हम इसको भी दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन का लेक्चर नंबर 1 है और इस लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन टू द ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, यस सर। Here we go, ladies and gentlemen. सबसे पहला सवाल है what exactly is the transcription? ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें डीएनए से आरएनए बन जाता है। मतलब अगर आप डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यस सर, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन इंक्लूड करते हैं। दैट इज नंबर 1 पॉइंट इज द डेफिनेशन। इज दैट क्लियर? तो डेफिनेशन क्या है? डीएनए से सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन और इसी ट्रांसक्रिप्शन को हम आरएनए सिंथेसिस भी बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट is called transcription और इसी ट्रांसक्रिप्शन का दूसरा नाम होता है आरएनए सिंथेसिस। सो इसी को हम आरएनए सिंथेसिस, इसी प्रोसेस को हम आरएनए सिंथेसिस भी बोलते हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी क्लियर। आपने सेंट्रल डोग्मा भी पढ़ा हुआ है, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब भी आरएनए बन जाता है प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन हम कह जाता है, आरएनए सिंथेसिस इसका दूसरा नाम क्या है लाता है। वेरी गुड। लेकिन आप सभी को अंडरस्टैंड करना होगा कि जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो कौन सा लॉ फॉलो होता है। जब हम डीएनए से डीएनए बना रहे थे दैट इज रेप्लिकेशन में, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ ऑफ नाइट्रोजनस बेस बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा था। वहां पे ए पेयर विथ टी बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड जी पेयर विथ सी बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो बॉन्डिंग थी, इसी बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं तो जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन जो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ था वो था ए पेयर विथ टी बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड जी पेयर विथ सी बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अब हम लोग यहां पे क्या बात कर रहे हैं? वर्सेस। यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन वर्सेस ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। यस सर, यहां पे हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ होता है, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। हमारा जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन हमारा जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पे एक सैंपल डीएनए दिया हुआ है और ये सैंपल आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है। आई थिंक पेज नंबर 108, पेज नंबर 108 से ये सीक्वेंस लिया हुआ है। दिस इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस विच इज गिवन इन द पेज नंबर 108 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रांसक्रिप्शन होते वक्त जो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ यूज होता है वो ए पेयर विथ यू आएगा और जी पेयर विथ सी आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में डिफरेंस आता है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो अगर डीएनए के ऊपर एडेनाइन रहेगा तो आरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजन बेस रहेगा वो यूरेसिल रहेगा। सो ये एक मॉडिफिकेशन आता है और आप देख सकते हैं कि दिस मॉडिफिकेशन दिस इज गोइंग टू बी रिमेन सेम। यस सर, जब
डीएनए से आरएनए बनता है तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ जो फॉलो होता है, जी पेयर विथ सी बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्डिंग सेम रहती है। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए, ये हम लोग आरएनए के बारे में बात करते हैं और आरएनए के अंदर थायमिन ना होके यूरासिल पाया जाता है। तो जहां पे भी एडेनाइन आएगा डीएनए के ऊपर, उसके सामने यूरासिल आएगा। ये प्रोसेस, इस पर्टिकुलर स्टेप्स को और भी डिटेल में हम इस पर्टिकुलर चार्ट से समझेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम समझेंगे कि ये पर्टिकुलर डीएनए से कौन से टाइप का सीक्वेंस ऑफ आरएनए बनेगा, तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मैं चाहता हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में और भी क्या डिफरेंसेस है वो आपको पता होना चाहिए। बच्चों, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था तो डीएनए रेप्लिकेशन किसका करना था? डीएनए रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का करना था, इंटायर डीएनए का रेप्लिकेशन करना था। लेकिन जब हम ट्रांसक्रिप्शन बात करते तो ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का नहीं होता है। जब हम डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस कहलाता है जो एस फेज में सेल साइकिल में हो जाता है और इस प्रोसेस में पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है, पूरा का पूरा डीएनए का दूसरा कॉपी बनता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो पूरे डीएनए का नहीं होता है, वो एक यूनिट के फॉर्म में ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए से ही आरएनए बनता है। ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। सो आपको समझ में आना चाहिए डिफरेंसेस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन occur not of complete DNA but it occur of particular segment of DNA. इट अकर ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए, ये पर्टिकुलर सेगमेंट का होना, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए का सिंथेसिस होता है। ये पहला पॉइंट है जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, ध्यान से समझ लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में और भी हम डिटेल में बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के सेकेंड पार्ट में, जब हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में। जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था तो दोनों स्टैंड यूज किए गए थे, चाहे वो 5 to 3 स्टैंड था, चाहे वो 3' to 5' स्टैंड था, बोथ द स्टैंड वर यूज्ड टू फॉर्म द डीएनए। लेकिन जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, हमारा जो प्यारा आरएनए है, ये बचपन से ही सिंगल स्टैंडर्ड है। एस का मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड। अगर हमारा आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है तो इसको बनाने के लिए कोई भी एक डीएनए स्टैंड की जरूरत पड़ेगी। डीएनए वो बायोमॉलिक्यूल कहलाता है जिसके पास 2 स्टैंड आता है, इसलिए इसको डबल स्टैंडर्ड कहा जाता है। लेकिन ये दोनों स्टैंड में से कोई एक स्टैंड ही ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज हो जाता है और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहलाता है और यही डिफरेंस रेप्लिकेशन से अलग होता है। यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, ट्रांसक्रिप्शन occur of any one strand during transcription, any one DNA strand। ये जो दोनों स्टैंड है ना, 3' to 5' DNA स्टैंड और 5' to 3' DNA स्टैंड, दोनों में से any one stand will be used to form the segment of RNA। Yes sir। Transcription occur of any one strand of
डीएनए, ये किसी एक स्टैंड ऑफ डीएनए को यूज करके बनता है। यस सर, नॉट बोथ द स्टैंड्स आर यूज्ड। यहां पे लिखता हूं, नॉट बोथ strands of DNA used to form RNA। यस सर, दोनों स्टैंड यूज नहीं किए जाते हैं टू फॉर्म द आरएनए। आरएनए बनाने के लिए दोनों स्टैंड कभी भी यूज नहीं किए जाते हैं। अब आपको इस बात को अच्छे से समझना होगा कि why this happen, why any one stand is used। आप जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत बिल्कुल यहाँ पे पड़ेगी। यस सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सपोज करते हैं कि ये हमारा आरएनए है, दिस इज कॉल्ड एज 3' to 5'। उसके ऊपर वाले के बारे में हम बात करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे एक नया स्टैंड डीएनए ड्रॉ करते हैं। ये 5' to 3' ये डीएनए है। यस सर, अब हमारा आप सभी को ये सवाल है कि इस पर्टिकुलर डीएनए में कौन सा स्टैंड, व्हाई बोथ द स्टैंड्स आर नॉट यूज्ड, पहले तो मुझे ये बताओ। यस सर, मेरा पहला सवाल रहेगा आज के लेक्चर में, हमने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है, any one strand is used। तो why not both the strands are used, ये पहला सवाल रहेगा अभी आने वाले पार्ट में, इस वीडियो में। और दूसरा सवाल ये रहेगा, अगर कोई एक स्टैंड है तो वो कौन सा स्टैंड है, 3' to 5' होगा या 5' to 3' होगा, और why वही होगा। ये सारे सवालों का जवाब only at the BioWorld, your favorite channel for NEET preparation, ladies and gentlemen। Let us talk about this particular question, दोनों स्टैंड क्यों नहीं यूज होंगे। सपोज मेरे प्यारे बच्चों, दोनों स्टैंड यूज होते हैं। यस सर, अगर इफ बोथ द स्टैंड्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, अगर दोनों स्टैंड यूज होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो ये स्टैंड से एक आपको आरएनए मिलेगा, दैट इज वन आरएनए, एक मैसेंजर आरएनए बनेगा, और ये डीएनए के स्टैंड से आपको दूसरा आरएनए मिलेगा, मतलब मैसेंजर आरएनए। यस सर, मैसेंजर आरएनए, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो आरएनए के अलग अलग टाइप होते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन के तीसरे पार्ट में या आरएनए के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डीएनए से एमआरएनए बनता है, इसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये डिटेल या इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको फ्यूचर की क्लास में समझेगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, इसको हम हमेशा बचपन से बोलते हैं डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। यस सर, वेरी गुड। हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं बोथ द स्टैंड यूज करता हूं टू मेक आरएनए, 3' to 5' यूज किया तो मुझे एक एमआरएनए मिला, और 5' to 3' यूज किया तो मुझे एक एमआरएनए मिला। अब ये जो दोनों एमआरएनए हैं वो आपको अलग अलग प्रोटीन देंगे, ये आपको प्रोटीन 1 देगा और ये आपको प्रोटीन 2 देगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जीन तो एक ही है, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। हम ऐसा सपोज करते हैं कि यही सेगमेंट को हम लोग जीन बोल रहे हैं। जीन इज दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये बात मैंने आपको बचपन से बताई है। दी सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज अ जीन, और ये सेम जीन अगर दोनों स्टैंड यूज होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो वन स्टैंड विल गिव यू वन एमआरएनए, सेकेंड स्टैंड विल गिव यू सेकेंड एमआरएनए, फर्स्ट एमआरएनए विल गिव यू प्रोटीन नंबर 1, सेकेंड एमआरएनए विल गिव यू प्रोटीन नंबर 2। इसका मतलब सेम सेगमेंट ऑफ जीन से दो अलग अलग प्रोटीन के इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर मैकेनिज्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ना सेम आपको जमेगा क्या, कि आपको एक लाइन दिया हुआ है, आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, व्हाटएवर में एक लाइन दिया हुआ है, और एक लाइन का दो मीनिंग हो तो आपको चलेगा क्या, बोलो ना। एक लाइन का 2 मीनिंग हो तो आपको चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। यस, आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे ना, अरे ये तो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये वो इंफॉर्मेशन है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, तो ये थोड़ा यूनिवर्सल होना चाहिए। तो दोनों एमआरएनए अगर यूज होंगे
तो एक ही डीएनए से आपको प्रोटीन नंबर 1 भी मिलता है और प्रोटीन नंबर 2 भी मिलता है, तो हमारा जेनेटिकल जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही यूनिवर्सल या बहुत ही स्पेसिफिक नहीं हो पाएगा। यस सर, ये पहला रीजन है why both the strands are not used. I think this particular part is going to be very very clear to you. So हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर 5, if both the strand of the DNA is used for the process of transcription, then it will complicate the transfer of genetic information. If both strands would be used for transcription, if both the strands would be used for transcription, then it will complicate transfer of genetic information. Transfer of genetic information. I think this particular reason is sufficient for you, but there is another reason why both the strands are not used. एक और रीजन है जिससे हमको पता चलेगा कि why both the strands are not used. जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये जो डीएनए है ये एक दूसरे के क्या है, बोलो, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए ये एक दूसरे से क्या बनाते हैं, डबल हेलिक्स बनाते हैं ना। ये बोथ द स्ट्रैंड है 3 to 5 एंड 5 to 3, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने के रीजंस की वजह से दोनों डबल हेलिक्स बनाते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? लेकिन अगर ये दोनों स्ट्रैंड अगर यूज हो गए ट्रांसक्रिप्शन में तो आपको mRNA 1 मिलेगा। ये mRNA नंबर 1 है, ये mRNA नंबर 2 है। अब ये जो दोनों mRNA है ना वो एक्चुअली में एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। दोनों एक दूसरे के कैसे, जैसे ये दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ए पेयर विथ टी बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड टी जी पेयर विथ सी बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम को यूज करके एक mRNA बनाया और 5 प्राइम से 3 प्राइम को डीएनए को यूज करके दूसरा mRNA बनाया, तो ये mRNA भी एक दूसरे से क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो ये आगे जाके एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और इस तरीके से हम लोगों को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल जाएगा। और ये डबल स्ट्रैंडेड क्या आगे के प्रोटीन बनाने में यूज हो सकता है? बिल्कुल यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। अगर ये दोनों mRNA आएंगे, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, A pair with U by डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड G pair with C by ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों एक दूसरे से देखो बॉन्ड को बनाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड mRNA देखो बन जाएंगे। डबल स्ट्रैंडेड mRNA cannot be used to form the protein. Yes sir. So हम लोग कौन सी लाइन लिखेंगे? हम ये लाइन लिखेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विल prevent translation into protein if both the strands of DNA are used. तो मैं आई थिंक इस बात को एक्सप्लेन कर दिया हूं और मैं इसको यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं, या मैं यहां पे लिख देता हूं। ऐसा here we go. नंबर 6 पॉइंट है, if both strand of DNA used, अगर दोनों स्ट्रैंड यूज होते हैं
both mRNA will complement to each other. Both mRNA will complement to each other, or they will prevent the translation into protein, and double-stranded RNA will prevent their translation, उसके ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देगा। यस सर। तो मेरे ख्याल से ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6। ये दोनों रीजन आपके एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं। मैं बस वो कड़ी हूं जो एनसीईआरटी की जुबानी आपको समझा के एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आई थिंक ये दोनों पार्ट आपको क्लियर हुए। ये पार्ट आपको लिखने या ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, दिस पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, और इससे आप दूर ही रहिए। आपको खाली ये जो पॉइंट नंबर 5 है और ये जो पॉइंट नंबर 6 है, इसको आपको समझने की जरूरत थी, और मेरे ख्याल से मैं आपको इस दोनों पॉइंट को आपको समझा पाया हूं और आप समझ चुके हैं। सो दैट इज आई थिंक गुड इनफ। इतना ही आपके लिए जरूरी था। तो आपको ये बात अभी समझ में आ गई, ट्रांसक्रिप्शन अकर ऑफ एनी वन स्टैंड, नॉट ऑफ बोथ द स्टैंड, नॉट बोथ द स्टैंड, यहां पे लिखा हुआ है नॉट बोथ द स्टैंड ऑफ डीएनए यूज्ड टू फॉर्म द आरएनए, दोनों स्टैंड यूज नहीं होते हैं। सो अगर आपको ये बात समझ में आ गया है कि दोनों स्टैंड यूज नहीं होते हैं, इसका मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी एक स्टैंड यूज होता है। तो अब आपके सामने नया सवाल है कि अगर ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए कोई एक स्टैंड यूज होगा तो वो स्टैंड कौन होगा और क्यों होगा? क्या वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा? क्या वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा? इसी सवाल का जवाब हम देंगे। थैंक यू। तो चलो हम लोग बात करने की, ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो दोनों स्टैंड इस पर्टिकुलर एग्जांपल में दिए हुए 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये दोनों स्टैंड में से कौन सा डीएनए स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज किया जाएगा? आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस करने का काम डीएनए पॉलीमरेज करता है। आप सभी को मालूम है डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए सिंथेसाइज करने का काम करता है और आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को सिंथेसाइज करने का काम करता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि आरएनए पॉलीमरेज ये वो एंजाइम होता है जो आरएनए को बनाएगा, जो ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करेगा, जो आरएनए सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा। पॉइंट टेकन, वेरी गुड। अब आगे आपको यह समझना है कि डीएनए को सिंथेसाइज करने का डायरेक्शन क्या था। आई होप आप ये सारे वीडियोस और डीएनए रेप्लिकेशंस के सीखने के बाद ही आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हो। तो मेरा आप सभी से ये सवाल है कि डीएनए रेप्लिकेशन का क्या डायरेक्शन होता है? तो डीएनए रेप्लिकेशन का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। आधे बच्चे इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम के ऊपर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होता है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम के ऊपर 5 प्राइम टू 3 प्राइम के ऊपर 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। बिल्कुल गलत है। यस सर, डायरेक्शन ऑफ वर्किंग हमेशा सेम रहता है। चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज हो, वो 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में काम करता है, और अगर वो आरएनए पॉलीमरेज हो तो भी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए। यस सर,
ये डायरेक्शन है आरएनए को बनाने का, और ये डायरेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। अब मुझे आप बताइए, अगर कोई भी आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है, तो वो काम करते वक्त कौन से स्टैंड को यूज करेगा? तो इसका जवाब होगा कि वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम को यूज करेगा, बिकॉज ऑफ एंटी पैरेलल नेचर। बिकॉज डीएनए का भी एंटी पैरेलल नेचर है, और डीएनए जब आरएनए के साथ अलाइन होता है तो वो भी एंटी पैरेलल डायरेक्शन में काम करेगा। सो जवाब ये उठता है कि ओनली 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड used for RNA synthesis। खाली 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए स्टैंड को हम लोग यूज करते हैं। यस सर। सो इसका मतलब क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों कि अगर आपको इस डीएनए से, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इस डीएनए से अगर मुझे आरएनए बनाना है तो मैं कौन से स्टैंड को यूज करूंगा? मैं ऊपर वाले स्टैंड को यूज करूंगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए स्टैंड विल बी यूज्ड। तो हम इसको यूज करते, और यूज करते वक्त मैंने दूसरा पॉइंट बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यहां पे लिखा हुआ था, आप लेक्चर नोट्स देखिए, और बिना लेक्चर नोट्स लिखे आगे मत आइए। अगर आप बिना लेक्चर नोट्स लिखे ही आगे आ रहे हैं तो आप पीछे जाइए, पहले लेक्चर नोट्स कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उसका रेफरेंस रहता है ना। एवरीबॉडी फोकस हियर। 3 प्राइम टू 5 प्राइम को यूज करके मुझे आरएनए बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा मैं? ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? टी होगा, लेकिन टी आरएनए में पाया जाता नहीं है, तो यहाँ पे यूरैसिल आएगा। ए का यू, टी का ए, जी का सी, सी का जी, ए का यू, टी का ए, जी का सी, सी का जी, ए का यू, टी का ए, जी का सी, फिर जी, फिर ए का यू, फिर ए, फिर सी, फिर जी, फिर यू, फिर ए, फिर सी, फिर जी। यस सर। और इसका डायरेक्शन क्या माना जाएगा? इसका डायरेक्शन माना जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यस सर, एंटी पैरेलल डायरेक्शन पाया जाएगा। मतलब अगर आरएनए बनाने का या डीएनए बनाने का जो डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो हम लोग 3 प्राइम टू 5 प्राइम पैरेंटल डीएनए स्टैंड को एज अ डीएनए हम यूज करेंगे टू मेक आरएनए। इसका मतलब क्या है? हमने इस आरएनए को बनाने के लिए हमने कौन से स्टैंड को कॉपी किया? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस इज नथिंग बट द आरएनए। ये आरएनए मॉलिक्यूल है, और इस आरएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमने कौन सा डीएनए स्टैंड यूज किया? कौन से डीएनए स्टैंड को कॉपी किया? तो जवाब होता है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड को हमने कॉपी किया। जिसको भी हम कॉपी करते हैं उसको हम टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट वो कहलाता है जो कॉपी हो जाता है। इस पर्टिकुलर आरएनए को बनाने के लिए देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम को कॉपी किया जाता, इसलिए ये तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्टैंड कहलाता है। तो ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इसका पहला नाम है टेम्पलेट स्टैंड, इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। इसी टेम्पलेट स्टैंड को, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम को, हम लोग मास्टर डीएनए या मास्टर स्ट्रैंड भी बोलते हैं। सो इसका दूसरा नाम पड़ जाता है मास्टर स्ट्रैंड या मास्टर डीएनए। यस सर। इसी स्ट्रैंड को हम एंटीसेंस, यस सर, इसी स्ट्रैंड को हम एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? एंटीसेंस स्ट्रैंड हम इसी को बोलते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड हम इसी को बोलते हैं। एंटीसेंस के बाद हम इसी स्ट्रैंड को वी ऑलवेज कॉल इट एज अ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इसी को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। यस सर।
और इसी स्ट्रैंड को हम माइनस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। सो इसको हम माइनस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। तो इतने सारे नाम हो जाते हैं। यस सर, कितने नाम हो गए मालूम है? सबसे पहला टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। इतने ज्यादा नाम हो गए कि मुझे स्ट्रैंड लिखने की कहीं जगह नहीं है। यस सर, तो मैं इसको यहां पे टाइटल लिख देता हूं स्ट्रैंड। तो हम इसको नेगेटिव स्ट्रैंड बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, मास्टर स्ट्रैंड बोलेंगे, एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। सभी पे सवाल पूछा जा सकता है। यस सर, तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। और ये हम लोगों ने जो प्रोसेस किया हुआ है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। पक्का? अब मेरा अगला सवाल होगा कि अगर इस स्ट्रैंड को 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड को हम नेगेटिव स्ट्रैंड बोलते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव स्ट्रैंड, कॉमा या ऑब्लिक लिखते हैं हम लोग। इसको अगर हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम को हम टेम्पलेट बोलते हैं, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम को टेम्पलेट, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टेम्पलेट। तो वी विल कॉल इट एज अ नॉन टेम्पलेट। इसको हम नॉन टेम्पलेट बोलते हैं। देन एंटी सेंस स्ट्रैंड ऊपर वाले को बोलते हैं, तो हम इसको सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। सेंस स्ट्रैंड। अगर ऊपर वाले को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, तो हम नीचे वाले को कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आई विल यूज द पर्पल कलर, मैं यूज करूंगा, इसको हम रिफरेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। रिफरेंस स्ट्रैंड, यस, वी ऑल्सो कॉल इट एज अ रेफरेंस स्ट्रैंड। अब बच्चों को ना, जितने भी बच्चे रहते हैं फर्स्ट टाइम जेनेटिक्स सीखते हैं, उनको ऑब्वियसली ये बातें समझती नहीं है। यस सर, उनको ये बातें समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बच्चों को क्या क्या समझता है और बच्चों को ये मीनिंग, ये नाम ऐसे क्यों दिए हुए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एवरीबॉडी फोकस हियर। यस है, तो चलो बात करते हैं। अगर आप इस स्ट्रैंड को देखेंगे, ये mRNA है। यस सर, इसके सीक्वेंस कैसे हैं? ACGUAC, इसके सीक्वेंस ACGUAC। अगर आप इस सीक्वेंस को कंपेयर करेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम की सीक्वेंस को, अगर आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करो। यस सर, सो आपको डिफरेंस क्या नजर आता है? नंबर 3, 5 प्राइम टू 3 प्राइम DNA strand and RNA strand, ये दोनों के पास सेम सीक्वेंस है। दे हैव सेम सीक्वेंस, दे हैव सेम सीक्वेंस, सेम, एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस है, एक्सेप्ट क्या होगा? यहां पे जहां पे T है वहां यहां पे U है, यहां पे जहां पे T है वहां यहां पे U है, यहां पे जहां पे T है वहां यहां पे U है, यहां पे जहां पे T है वहां यहां पे U है। यस सर, इज दैट क्लियर? एक ही डिफरेंस है। मतलब अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अगर आपको नीट ने सवाल पूछा, नीट ने आपको सवाल दिया कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये डीएनए का सीक्वेंस है, आप मुझे आरएनए का सीक्वेंस बताओ, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया, तो उसको पहले वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, है ना, और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं और फिर आरएनए बनाते हैं। अरे इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों है भाई तुम्हारी जिंदगी में?
मिश्रा सर ने सिखाया ना, मिश्रा सर ने क्या सिखाया कि ये जो आरएनए के जो सीक्वेंस होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये जो डीएनए के स्ट्रैंड के जो सीक्वेंस होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। लिखा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड एंड आरएनए स्ट्रैंड, they have same sequence, except thymine of DNA is replaced by uracil of RNA। खाली एक ही डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? तो ये स्टैंड हमारे काम का है। क्यों काम का है ये स्टैंड? क्योंकि ये आरएनए है। ये हमको फ्यूचर में क्या देने वाला है? ये हम लोगों को क्या देने वाला है? ये हमको प्रोटीन देने वाला है। तो इसके ऊपर ना कोडॉन पाया जाता है। कोडॉन का मतलब होता है कोड लैंग्वेज, और इसीलिए ये हमारे काम का है, हमारे सेंसफुल है। और इसका सीक्वेंस ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम का सीक्वेंस सेम है। इसीलिए हम इसको सेंस बोलते हैं। ये हमारे कोडॉन्स है, कोड लैंग्वेज है, और इसलिए हम इसको कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं डीएनए को, क्योंकि इस एमआरएनए का सीक्वेंस और 5 प्राइम टू 3 प्राइम का सीक्वेंस सेम है। ये सीक्वेंस हमारे काम का है। अरे 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो डीएनए से, वो आरएनए की सीक्वेंस से मैच नहीं खाता है। लेकिन उसका इंपॉर्टेंस है, उसका इंपॉर्टेंस ये है कि हम लोगों को इस आरएनए को बनाने के लिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को ही यूज करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो हम इसको सेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये काम का सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस सेम है, इसीलिए ये सेंस है, ये कोडिंग है। और इसको हम पॉजिटिव स्टैंड भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोगों को तो लगा होगा अरे इसको नेगेटिव क्यों बोला, इसको तो पॉजिटिव बोलना चाहिए था। आपको ऐसा लगा कि नहीं लगा? लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे एक ही चीज है जो पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव कोई डीएनए नहीं होता, वो पॉजिटिव आरएनए होता है। अरे क्यों? क्योंकि आरएनए वो मॉलिक्यूल कहलाता है ट्रांसलेशन करने के बाद हमको प्रोटीन दे जाता, ट्रांसलेशन करने के बाद हमको प्रोटीन दे जाता है। इसलिए तो हमारे लिए कमाल का मॉलिक्यूल है। और ये कमाल का जो मॉलिक्यूल है 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए, इसका सीक्वेंस और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए का सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम है। क्या है? सेम है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 क्लियर टू यू। आपको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया, इजंट इट? समझ में आया आपको? तो आपको आज पता चल गया कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही यूज होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या पता चली है मालूम है आपको? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या पता चली है कि ये सारे नाम आपको पता चल गए। अब एक चीज है जो आपको अच्छे से समझनी है, जो मैंने पर्पल में बताया हुआ है। इसी स्ट्रैंड को हम रेफरेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। ये रेफरेंस स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है? रेफरेंस स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप समझने की पूरी कोशिश कीजिए। यस सर, जैसा कि मैंने ये पॉइंट नंबर 3 है, हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो पर्टिकुलर सेगमेंट का होगा। पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन ना 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 ही होगा, सेगमेंट ऑफ डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन occur of only segment of DNA, segment of DNA का सेगमेंट का होगा। अब ये जो डीएनए का सेगमेंट होगा, हम सपोज करते हैं कि ये सेगमेंट ये है, यस सर, ये जो पूरा सीक्वेंस है यही है वो सेगमेंट। इज दैट क्लियर? यही है वो सेगमेंट जिसका ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। तो मैं इसको किस हिसाब से नाम दूं? जब मैं इसका रेफरेंस लेता हूं तो मैं इस सीक्वेंस को क्या बोलूं? मैं इसको बुलाऊं किस सीक्वेंस के ऑर्डर से?
3 प्राइम टू 5 प्राइम के ऑर्डर में मैं इसकी गिनती करूं या मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम के ऑर्डर में इसकी गिनती करूं, तो हमको किसी एक स्टैंड को बोलना पड़ेगा ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 3 का लेफ्ट देखो और 5 का लेफ्ट देखो। यस सर, आपको किसी एक स्टैंड को रेफरेंस स्टैंड चुनना होगा, रेफरेंस। यस सर, जैसे आप अपनी किताब पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो आप हमेशा रेफरेंस लेफ्ट टू राइट लेते हैं। ऐसा कोई पेज आता है कि एनसीईआरटी बोलता है कि आपको इसको राइट से लेफ्ट पढ़ना है ना? तो आपका रेफरेंस हमेशा सेम होता है। जब आप फिजिक्स में और मैथ्स में काम करते हैं तो आप y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस ड्रॉ करते हैं और आप ऑरिजिन को रेफरेंस लेते हैं। ऑरिजिन को रेफरेंस लेते हैं और फिर आप आगे पीछे जाते हैं जहां पे भी आपको जिस डायरेक्शन में जाना है। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से जब हम लोग ऐसे सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, डीएनए के ऐसे सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग रेफरेंस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए स्टैंड को हम हमेशा यूज करते हैं और इसी रेफरेंस से हम लोग डीएनए को डिस्क्राइब करते हैं। डीएनए में जो जीन्स है या जो सीक्वेंस है उसके लोकेशन को हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम के सीक्वेंस में ही हम इसको पढ़ते हैं। मतलब अगर ये डीएनए है और इसका आरएनए बनने वाला है तो हम इसको 5 प्राइम के डायरेक्शन में पढ़ेंगे, rather than हम इसको 3 प्राइम के डायरेक्शन में पढ़ेंगे, है ना? क्योंकि रेफरेंस स्टैंड कौन है? रेफरेंस स्टैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। अब हम लोग इसी लेक्चर में बात करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में, जिसमें ये जो रेफरेंस का जो पॉइंट है वो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू। हेलो, वेलकम अगेन। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में? हम लोग बात करने वाले हैं, वी गोना टॉक अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? अब तक हम लोगों ने ये समझ लिया हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्टली में होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए रेप्लिकेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन, वो भी समझ लिया हुआ है। हमने ये भी समझ लिया हुआ है कि कौन सा स्टैंड यूज किया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब हमको ये भी पता चल गया है कि कौन सा एंजाइम है वो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे। तो अब वक्त आ गया है कि हम लोग बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला सवाल होगा, व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये सेगमेंट है। किसका सेगमेंट है? डीएनए का सेगमेंट है। आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख लीजिए, ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, पेज नंबर 108, 108 नंबर पेज पे ये पर्टिकुलर डायग्राम दिया हुआ है। तो ये अभी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख सकते हैं कि हमारा जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। एक ब्लू कलर का स्टैंड है और दूसरा ग्रीन कलर का स्टैंड है। ब्लू कलर का स्टैंड को हम लोग बोलते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम और इसको हम बोल रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इज दैट क्लियर? अब आपको ये समझना है कि ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए है, ये जो डीएनए है इसका पर्टिकुलर सेगमेंट ही एट अ वन टाइम ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करेगा। यस सर। तो जो सेगमेंट डीएनए का जो सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन होने के काम में आता है उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहे जाता है। इसलिए बात में आपको ये बताता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज अंडरगोइंग ट्रांसक्रिप्शन। यस सर। तो ये पहला पॉइंट है, डेफिनेशन पॉइंट है। हम लोग यहां से डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, it is the segment of DNA. It is the segment of DNA which undergo transcription. Which undergo transcription. I think this particular part is very very clear to you. डीएनए का वो हिस्सा जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। तो हमने इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया हुआ है। हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। सो नंबर 2 पॉइंट, कंपोनेंट। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट।
हम कंपोनेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। The first component is called as a red color structure which is called promoter, and the second is a purple color structure called terminator. और प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में 3 यूनिट है। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला प्रमोटर, लास्ट में टर्मिनेटर। क्या बोला मैंने? इनिशियली प्रमोटर और लास्ट में टर्मिनेटर। प्रमोटर टर्मिनेटर के बीच में जो भी आएगा वो स्ट्रक्चरल जीन देखो कहलाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा स्ट्रक्चरल जीन। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इसको हम लोग, ये जो बीच का जो पार्ट है इसको स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। आप सभी को ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्टैंड को हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट वो कहलाता है जो कॉपी हो जाता है। जब हम आरएनए को बनाएंगे तो हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड है उसी को यूज करेंगे, उसके सीक्वेंस को यूज करेंगे, उसके सीक्वेंस से कॉम्प्लीमेंट होता हुआ हम आरएनए बनाएंगे। देन ये जो ग्रीन कलर का स्टैंड है इसको हम बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्टैंड। non-template stand. I think this particular part is clear and this particular concept is also very very clear. So it is the segment of DNA which undergo transcription. It is a component of transcription unit. और इस component के अंदर 3 important component पाए जाते हैं। कैपिटल A प्रमोटर। तो हम सभी को प्रमोटर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, वक्त आ गया है कि हम प्रमोटर को डिफाइन करें। प्रमोटर वो सीक्वेंस है जो 5 प्राइम एंड पे पाया जाता है। अब आपको समझना होगा कि मैंने 5 प्राइम क्यों बोला, मैंने 3 प्राइम क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैंने आपको बचपन में बताया था इसी लेक्चर में। इनिशियली जब मैं यहाँ पे दोनों स्टैंड के अलग अलग नाम के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था कि हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम को हमेशा रेफरेंस स्टैंड बोल के यूज करते हैं। तो अगर मुझे इस रेड कलर के एरिया को बताना है कि ये कौन से साइड में है तो मैं रेफरेंस स्टैंड किसको यूज करूंगा? आई एम गोइंग टू यूज द रेफरेंस स्टैंड एज अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये रेड कलर का एरिया ये वो एरिया कहलाता है जो 5 प्राइम एंड के नजदीक में पाया जाता है, और ये जो पर्पल कलर का एरिया है ये वो एरिया कहलाता है जो 3 प्राइम एंड के नजदीक में पाया जाता है। तो प्रमोटर वो सीक्वेंस होता है विच इज प्रेजेंट इन द 5 प्राइम एंड। यस सर। अब और भी कुछ बातें होती हैं जो आपको समझनी पड़ती है। देखिए ये है आपका ये आपका y एक्सिस है एंड दिस पर्टिकुलर ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये जो पर्टिकुलर डॉट है ये इसको हम O बोलते हैं, हमेशा ओरिजिन होता है, ये 0/0 होता है। O का जो वैल्यू होता है वो 0/0 होता है। इस साइड जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होती जाएगी और इस साइड जो वैल्यू होगी इस साइड जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होती जाएगी। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। दिस साइड इट विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस साइड इट विल बिकम नेगेटिव। पॉजिटिव को ये जो पॉइंट है इसके राइट साइड में पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो वैसा ही कुछ हम लोग यहाँ पे प्रमोटर के बारे में बात करने वाले हैं। यस सर। बेसिकली में एग्जैक्टली जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होता है। आप इसको पर्पल कलर से समझने की कोशिश कीजिए। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो ये पॉइंट से शुरू होता है। यस सर। दिस इज द पॉइंट। यस सर। ये पॉइंट को हम लोग स्टार्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग। ट्रांसक्रिप्शन यहां पे होगा। यस सर। ट्रांसक्रिप्शन यहां से होगा, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। ट्रांसक्रिप्शन विल ऑलवेज बिगिन फ्रॉम दिस पर्पल लाइन। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फिजिक्स और मैथ्स में ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन के राइट साइड में हम इसको डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन सीक्वेंस। जो बाद में आता है उसको डाउन सीक्वेंस बोलते हैं। जो ओरिजिन के पहले आता है
उसको हम अपस्ट्रीम सीक्वेंस बोलते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 क्लियर टू यू। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये लाइन के इस साइड जो भी सीक्वेंस है उसको हम अपस्ट्रीम सीक्वेंस बोलते हैं, और इस लाइन के राइट साइड में जो भी सीक्वेंस आएगा इसको हम डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस बोलेंगे। हमने रिफरेंस लेके हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से बताया, हमने ऑरिजिन को रिफरेंस लिया, ऑरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव और ऑरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव, बिल्कुल वही तरीके से। ऑरिजिन क्या होता है, ऑरिजिन वो पॉइंट कहलाता है जहां से सब कुछ शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, बिगिन हो जाता है। तो यहां से सब कुछ चालू हो रहा है और इसलिए हम इसको ऑरिजिन बोलेंगे, और इस पॉइंट के पहले जो भी सीक्वेंस आएगा उसको अपस्ट्रीम सीक्वेंस बोलेंगे और इसको हम डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस बोलेंगे। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी क्लियर। ये भी सीक्वेंस है और दिस इज ऑल्सो सीक्वेंस। यस सर। सो प्रमोटर को हम लोग डिफाइन करते हैं। प्रमोटर को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। प्रमोटर वो सीक्वेंस है जो 5 प्राइम एंड पे पाया जाता है। वाई 5 प्राइम? क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पे डिफरेंस स्टैंड है। Promoter is the sequence which are present in the 5 prime end. 5 prime end ये अपस्ट्रीम सीक्वेंस है और इसका फंक्शन होता है टू गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। आप सभी को पता है आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए बनाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए बनाता है वो इस प्रमोटर के पास आएगा। इस प्रमोटर के पास कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिस वजह से प्रमोटर अट्रैक्ट करता है या प्रमोटर कॉलिंग करता है या प्रमोटर पुकारता है आरएनए पॉलीमरेज को यहां पे बाइंड हो जाने के लिए। तो हम लोग पूरा डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। प्रमोटर आर सीक्वेंस, प्रमोटर आर सीक्वेंस प्रेजेंट इन 5 प्राइम अपस्ट्रीम रीजन, present in 5 prime upstream region। यस सर। और इसका फंक्शन क्या होगा? टू गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। देयर फंक्शन is to get recognized by, their function is to get recognized by, I think आपको दिखाई दे रहा है by, they are recognized by RNA polymerase, मरीज कौन है? ये एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? जो आरएनए बनाता है। यस सर। सो इट गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया है? प्रमोटर वो सीक्वेंस कहलाता है 5 प्राइम एंड पे पाया जाता है, अपस्ट्रीम सीक्वेंस इसको कहा जाता है, आरएनए पॉलीमरेज इसको रिकॉग्नाइज कर जाता है। सुपर। यस सर। तो ये पार्ट क्लियर है। इतनी सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जब भी आप मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे ये बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं जिंदगी की राह में। हम लोग इस पार्ट को रब करते हैं। आई थिंक मैंने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपको बता दिया हुआ है। अब हम लोग बी एरिया में फोकस करने वाले हैं, बी पार्ट पे। बी एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर सीक्वेंस। यस सर। टर्मिनेटर जैसे प्रमोटर है, यस सर, प्रमोटर है, प्रमोटर सीक्वेंस 5 प्राइम पे प्रेजेंट है, अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है, वैसे ही टर्मिनेटर है जो 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है, डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस है। जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज करता है और हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में। प्रमोटर ऑलवेज हेल्प इन इनिशिएशन। तो मैं ये पॉइंट यहां पे मेंशन कर देता हूं। क्या आपको दिखाई दे रहा है? यस, इट हेल्प इन इनिशिएशन
initiation. It help in initiation of transcription. तो चलो फिर बात करते हैं what exactly is the terminator. आप नाम से समझ सकते हैं टर्मिनेटर मतलब टर्मिनेट करने वाला, मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करने वाला. यस सर. तो हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. टर्मिनेटर आर दी सीक्वेंस. टर्मिनेटर वो सीक्वेंस है जो 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है. 5 प्राइम एंड पे क्यों नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि रेफरेंस स्टैंड कौन है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम. टर्मिनेटर वो सीक्वेंस कहलाता है जो 3 प्राइम एंड डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस पे पाया जाता है, जिसका काम होता है कि ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देना या खत्म कर देना. हम इस बात को लिखने की कोशिश करते हैं. सो इट इज टर्मिनेटर इज नथिंग बट द sequences present. It is a sequence present at 3 prime end, that is downstream sequence, and their function is to bring about the termination of transcription, and their function is to bring about termination of transcription. Termination of transcription. I think this particular point is very clear to you. आपको ये point समझ में आ गया. Yes sir. तो अब 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं. ए कंपोनेंट इज कॉल्ड प्रमोटर, जो इनिशिएशन में मदद करेगा, शुरुआत में ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में मदद करेगा. आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी क्लियर. और टर्मिनेटर वो होगा जो टर्मिनेशन में मदद करेगा. अब सवाल उठता है कि स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा, जो हमारे इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का तीसरा मेंबर है, दैट इज द थर्ड मेंबर. तो ये हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन ये वो जीन होता है जिसको हम प्यार से आरएनए कोडिंग रीजन भी बोलते हैं, और इसका काम होगा कि ये आरएनए देगा और वो आरएनए फ्यूचर में आपको प्रोटीन भी दे सकता है. इज दैट क्लियर? सो इट इज गोइंग टू गिव, इट विल गिव RNAs एंड फ्यूचर में वही RNA आपको प्रोटीन भी दे सकता है. यस सर. तो स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो किसके ऊपर होता है? स्ट्रक्चरल जीन ये जो बीच का एरिया है, इट इज प्रेजेंट ऑलवेज बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर. तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए. प्रेजेंट बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर. ये प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच की बात है, उनके बीच में पाया जाता है. ये आपको ये स्ट्रक्चरल जीन है. स्ट्रक्चरल जीन मतलब आपको ये स्ट्रक्चर देने वाला है. स्ट्रक्चर में भी इन द फॉर्म ऑफ आरएनए और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर. हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन के सेकेंड वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, और हम लोग जीन और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये दोनों के बारे में भी उसी टॉपिक में बात करेंगे. आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर टू यू. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, प्रमोटर, टर्मिनेटर और उनके बीच में स्ट्रक्चरल जीन. प्रमोटर इनिशिएशन करेगा, ये टर्मिनेशन करेगा, और इसका काम होगा कि ये प्रोटीन नहीं तो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये फ्यूचर में आपको प्रोटीन भी दे सकता है. तो इट कैन गिव यू आरएनए, इट कैन गिव यू द प्रोटीन्स. आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर. आपका वीडियो देखने के लिए, लेक्चर नोट्स कॉपी करने के लिए और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. टेक केयर. जय हिंद.